चलिए अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। तो पहला है इसमें हमारा द क्रस्ट। द क्रस्ट इज द आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ। ठीक, ये अर्थ का सबसे जो बाहर वाला जो सॉलिड पार्ट है वो है क्रस्ट। ये ब्रिटल इन नेचर है, मतलब ये आसानी से टूट जाता है। और इसकी जो थिकनेस है वो वेरी करती है ओशियंस में और कॉन्टिनेंटल एरियाज में अलग अलग रहती है। जैसे कि ओशियनिक क्रस्ट जो है वो थिनर होता है एज कम्पेयर टू द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। फॉर एग्जाम्पल ओशियनिक क्रस्ट जो है उसकी थिकनेस जो एवरेज होती है वो होती है 5 किलोमीटर, जबकि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की एवरेज थिकनेस है 30 किलोमीटर। प्लस कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो कुछ स्पेसिफिक एरियाज में और भी थिकर हो सकते हैं, जैसे कि मेजर माउंटेन वाले एरियाज जैसे कि हिमालयन रीजन, यहाँ पर क्रस्ट की थिकनेस 70 किलोमीटर तक हो सकती है। चलिए अब देखते हैं द मेंटल। क्रस्ट के बाद आता है मेंटल। ये जो मेंटल है ये है हमारा अर्थ का पोर्शन बियॉन्ड द क्रस्ट, क्रस्ट के बाद। इसको क्या कहते हैं हम लोग? मेंटल। मेंटल कहाँ से कहाँ तक होता है? मेंटल होता है मोहोज डिसकंटिन्यूटी से लेकर 2900 किलोमीटर की गहराई तक। अब मोहोज डिसकंटिन्यूटी किसे कहते हैं? मोहोज डिसकंटिन्यूटी मतलब हुआ जो हमारा क्रस्ट और मेंटल का जो बाउंड्री है उसको कहते हैं हम लोग मोहोज डिसकंटिन्यूटी। तो वहां से लेकर 2900 किलोमीटर तक हमें मेंटल मिलता है। और जो अपर पोर्शन है मेंटल का उसका नाम है एस्थेनोस्फेयर। एस्थेनो मतलब होता है वीक, कमजोर। ठीक है। और एस्थेनोस्फेयर जो है ये हमारा है अप टू 400 किलोमीटर्स। और एस्थेनोस्फेयर ही जो है हमारा मेन सोर्स ऑफ मैग्मा है। तो मैग्मा जो है एस्थेनोस्फेयर से होकर ही जो है सरफेस पर आता है। क्रस्ट और अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल दैट इज एस्थेनोस्फेयर, इन दोनों को मिलाकर बनता है एक कॉमन नाम है उसका लिथोस्फेयर। तो हम कहेंगे लिथोस्फेयर। और इसकी जो थिकनेस है वो है लिथोस्फेयर की 10 to 200 किलोमीटर्स। लोअर मेंटल एक्सटेंड करता है बियॉन्ड एथोनोस्फेयर। ठीक है, एथोनोस्फेयर के और आगे हमारा आता है लोअर मेंटल, और ये सॉलिड स्टेट है इसका। अब इसमें जो लास्ट है वो है द कोर। जब हम अर्थक्वेक वेव वेलोसिटीज के बारे में पढ़ रहे थे तभी हमें ये समझने को मिला कि अर्थ के अंदर कोई कोर नाम की चीज होती है, कि अर्थ के अंदर कोर भी होता है। तो कोर मेंटल बाउंड्री जो है वो जहाँ पे मेंटल खत्म हो रहा है डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर, तो वहाँ पे है हमारा कोर मेंटल बाउंड्री। अब आउटर कोर जो है वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है और इनर कोर सॉलिड स्टेट होता है। कोर हमारा जो बना हुआ है वह है वेरी हैवी मटेरियल से, जैसे कि निकल और आयरन जैसे मटेरियल। कभी कभार हम इसे नाइफ लेयर भी कहते हैं, Ni फॉर निकल एंड Fe फॉर आयरन, नाइफ लेयर। अब हम यहाँ देखते हैं हमारा इंटीरियर ऑफ द अर्थ का स्ट्रक्चर। ये देखिए 10 to 200 किलोमीटर तक लिथोस्फेयर दैट इज क्रस्ट एंड अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल को मिलाकर। उसके नीचे आएंगे तो हमें देखिए 400 किलोमीटर तक मिलेगा एस्थेनोस्फेयर। मेंटल हमारे इसके और नीचे तक एग्जिस्ट करता है अप टू 2900 किलोमीटर तक। यहाँ तक मेंटल हो गया। अब मेंटल और कोर की बाउंड्री यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। कोर का जो आउटर कोर है वो लिक्विड है और इनर कोर जो है वो सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। ठीक है। कोर और क्रस्ट और मेंटल के बाउंड्री को हम लोग कहते हैं मोहोज डिसकंटिन्यूटी। ठीक है। अब देखते हैं वोल्केनोज एंड वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स। वोल्केनोज के फोटोग्राफ्स और पिक्चर्स हमने कई ओकेजन पे हमने देखा होगा। वोल्केनो जो है एक ऐसा प्लेस है जहां से गैस, एसिस और मोल्टेन रॉक मटेरियल जिसे हम लावा कहते हैं वो स्केप करता है फ्रॉम द ग्राउंड, धरती से बाहर निकलता है। वोल्केनो को हम एक्टिव वोल्केनो कहते हैं इफ मटेरियल्स
आर बीइंग रिलीज्ड और हैव बीन रिलीज्ड आउट इन द रिसेंट पास्ट। यदि मटेरियल अभी भी उससे रिलीज हो रहा है या बहुत ही रिसेंट पास्ट में जो है मटेरियल रिलीज हुआ है, तो हम कहेंगे कि हमारा जो वोल्केनो है वो एक्टिव वोल्केनो है। और यदि काफ़ी दिन हो गए इरप्ट हुए तो उसे हम लोग डोरमेंट वोल्केनो कहते हैं, या फिर हुआ ही नहीं, इस तरह से डोरमेंट वोल्केनो। तो लेयर है हमारा सॉलिड क्रस्ट के नीचे, वो है मेंटल, और मेंटल की जो डेंसिटी है वो हायर है देन दैट ऑफ क्रस्ट। मेंटल में एक वीकर जोन है जिसे हमने पढ़ा था एस्थेनोस्फेयर। एस्थेनो मीन्स वीक। यहीं से मोल्टेन रॉक मटेरियल बाहर आता है टू द सरफेस। मटेरियल जब अपर मेंटल पोर्शन में रहता है तो उसे हम मैग्मा कहते हैं, और जब ये मेंटल से मूव करके क्रस्ट की तरफ बढ़ता है और सरफेस पर रीच कर जाता है, तब हम इसे लावा का नाम देते हैं। जब ये ग्राउंड पर पहुंचता है, सरफेस से बाहर आता है, तो इसमें होता है लावा, पायरोक्लास्टिक डेब्रिस, वोल्केनिक बॉम्ब्स, विस्फोट भी होते हैं, ऐश, डस्ट एंड गैसेस जैसे कि नाइट्रोजन कंपाउंड्स, सल्फर कंपाउंड्स, माइनर अमाउंट्स ऑफ क्लोरीन, हाइड्रोजन एंड आर्गन। अब हम देखते हैं वोल्केनोस। वोल्केनोस का क्लासिफिकेशन होता है इनके नेचर के बेसिस पे, नेचर ऑफ इरप्शन एंड द फॉर्म डेवलप्ड एट द सरफेस, किस तरह का ये आकार बनाते हैं एट द सरफेस। तो मेजर टाइप्स ऑफ वोल्केनोस हैं, जैसे कि पहला है सील्ड वोल्केनोस। तो सील्ड वोल्केनोस क्या होता है, इसे सील्ड वोल्केनो इसलिए कहते हैं कि ये जो बसाल्ट का जो फ्लो होता है ये इसको रोकता है। तो सील्ड वोल्केनोस जो हैं वो जितने भी वोल्केनोस हैं अर्थ पे, उन सब में सबसे लार्जेस्ट वोल्केनो होते हैं। देखिए एक पिक्चर दिखाया गया है सील्ड वोल्केनो का। अब ये सिंडर कोन बनाते हैं, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो ये वोल्केनोस जो हैं ये मोस्टली बने होते हैं बसाल्ट से। बसाल्ट क्या है, ए टाइप ऑफ लावा, ठीक है। तो जब ये इरप्ट करता है, वोल्केनो से बाहर आता है, तो ये फ्लूइड के फॉर्म में रहता है, और इसी कारण से ये वोल्केनो जो है ज़्यादा स्टिप नहीं होते हैं, दे आर नॉट स्टिप। और जब इनके वेंट में किसी भी तरह से पानी चला जाए तो ये एक्सप्लोसिव हो जाते हैं। ऐसे हालांकि इनका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो लो एक्सप्लोसिविटी का है, लो एक्सप्लोसिव है ये, लेकिन पानी जाने के बाद ये एक्सप्लोसिव हो जाता है। तो जो लावा जो बाहर आता है वेंट से, वो होता है इन द फॉर्म ऑफ फाउंटेन, फाउंटेन के रूप में बाहर आता है, और एक कोन के शेप में वो बाहर निकलता है, जिससे जो वेंट का जो टॉप है उसके ऊपर एक सिंडर कोन डेवलप हो जाता है। अब देखते हैं कंपोजिट वोल्केनोस। तो कंपोजिट वोल्केनोस का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है इरप्शन ऑफ कूलर एंड मोर विस्कस लावास देन बसाल्ट। तो इससे जो है बसाल्ट से भी ज़्यादा विस्कस एंड कूलर लावा जो है वो निकलता है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे कंपोजिट वोल्केनोस का। कभी कभी या अक्सर ऐसा होता है कि इनके थ्रू जो है इरप्शन जो होता है वो एक्सप्लोसिव इन नेचर हो जाता है, विस्फोटक होता है, और लावा के साथ साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में पायरोक्लास्टिक मटेरियल और एसेस भी निकलकर ग्राउंड पर आ जाते हैं। और इनके वेंट का जो ओपनिंग है, इसके आसपास के एरिया में मटेरियल एक्यूमुलेट कर जाता है, डिपॉजिट कर जाता है, जिससे कि लेयर का फॉर्मेशन होता है, और इससे जो माउंट है वो एक कंपोजिट वोल्केनो की तरह अपीयर होता है। तीसरा टाइप का वोल्केनो है कैल्डेरा। कैल्डेरा जो है वो धरती पर पाए जाने वाले सभी वोल्केनोज में सबसे ज़्यादा एक्सप्लोसिव माना जाता है, मोस्ट एक्सप्लोसिव ऑफ अर्थ्स वोल्केनोज। ये इतना एक्सप्लोसिव होता है कि जब ये इरप्ट करता है तब अपने
से खुद ही ये कोलैप्स कर जाता है ड्यूरिंग द इरप्शन। एक्सप्लोजन होता है और जो वोल्केनो है वो कोलैप्स कर जाता है। और ये किसी भी तरह का कोई टॉल स्ट्रक्चर, कोन लाइक स्ट्रक्चर, लंबा, उस तरह कुछ नहीं बनाता है, क्योंकि वो कोलैप्स हो चुका होता है ड्यू टू द एक्सप्लोजन। और जो कोलैप्स्ड डिप्रेशन जो पैदा होता है गड्ढा टाइप का, उसको हम लोग कहते हैं कैल्डेरास। तो एक्सप्लोसिवनेस क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है जो मैग्मा चैम्बर है जहाँ से लावा निकल रहा है, सप्लाइंग द लावा, वो बहुत बड़ा है और बहुत इरप्शन जो साइट है वहाँ से बहुत नज़दीक में लोकेटेड है। अब देखते हैं फ्लड बसाल्ट प्रोविंसेस। तो इस टाइप के वोल्केनिज्म में क्या होता है, जो आउटपोर होता है लावा का, वो लावा बहुत ही ज़्यादा फ्लूइडिटी इसमें होती है, हाईली फ्लूइड होता है लावा का। इसके कारण ये इसका जो फ्लो है वो काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस तक जा सकता है। तो हमारे इस वर्ल्ड में थाउजेंड्स ऑफ स्क्वायर किलोमीटर्स जो है वो कवर्ड हैं, कुछ वर्ल्ड के कुछ हिस्सा का मैं बात कर रहा हूँ, वो कवर्ड हैं थिक बसाल्ट लावा फ्लो से। ठीक है, और ये जो फ्लो है ये सीरीज में भी हो सकता है, एक के बाद एक। ठीक है, और इसकी जो थिकनेस है वो हो सकती है मोर देन 50 मीटर। और इंडिविजुअल फ्लोज, मतलब एक एक फ्लो जो होता है वो हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर तक एक्सटेंड कर सकता है। इंडिया में हमारा उदाहरण है डेक्कन ट्रैप्स, जो हमारा अभी महाराष्ट्र प्लेटू है उसको कवर कर रहा है डेक्कन ट्रैप्स। ये बहुत ही बड़ा फ्लड बसाल्ट प्रोविंस है, और ऐसा माना जाता है कि शुरुआत में पहले जो ट्रैप फॉर्मेशन जो कवर्ड था वो बहुत ही ज़्यादा एरिया में फैला था अभी के मुकाबले जितना हम देख रहे हैं। अब देखते हैं मिड ओशियन रिज वोल्केनोस। ये टाइप के जो वोल्केनोस होते हैं ये ओशियनिक एरियाज में पाए जाते हैं, और ये जो सिस्टम है ऑफ मिड ओशियनिक रीजेस ये मोर देन 70,000 किलोमीटर लॉन्ग होता है, और ये सारे जो ओशियन बेसिन्स हैं उसमें फैला हुआ है। ठीक है, और इसका जो सेंट्रल पोजीशन है, इसका जो रिज है उसका जो सेंट्रल पोजीशन है, वहाँ पर बहुत ही फ्रिक्वेंट इरप्शंस होते रहते हैं। अब इसके बारे में ज़्यादा हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी इतना इंट्रोडक्शन के तौर पे जान लीजिए। अब आगे देखेंगे हम लोग वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स। तो पहला फॉर्म है इंट्रूसिव फॉर्म्स। तो जो लावा रिलीज होती है तो वोल्केनिक इरप्शन, उसको जब कूलिंग हो जाता है तो वो इग्नियस रॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब कूलिंग जो है वो या तो सरफेस पर आने के बाद हो सकती है या फिर अंदर भी हो सकती है इन द क्रस्टल पोर्शन। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि कूलिंग का लोकेशन कहाँ है, उसके हिसाब से जो लावा का जो कूलिंग हुआ है तो इग्नियस रॉक्स जो फॉर्म होगा उसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं वोल्केनिक रॉक्स एंड प्लूटोनिक रॉक्स के फॉर्म। यदि कूलिंग सरफेस पे हुआ है और इग्नियस रॉक जो है वो सरफेस पे फॉर्म हुआ है तो उसको बोलेंगे हम लोग वोल्केनिक रॉक्स। और यदि कूलिंग क्रस्ट में ही हो गया है इन द क्रस्ट तो उसको बोलेंगे प्लूटोनिक रॉक्स। ठीक है, तो जब लावा कूल होता है, ठंडा हो जाता है इन द क्रस्टल पोर्शन, मतलब इन द क्रस्ट, तो वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स एज्यूम कर लेता है, धारण कर लेता है। तो इन फॉर्म्स को हम लोग कहते हैं इंट्रूसिव फॉर्म्स। अब कुछ फॉर्म्स हमारे इसमें फिगर में वोल्केनिक लैंड फॉर्म्स 3.5 इसमें शो किया गया है, जिसमें सबसे नीचे देखिए बैथोलिथ, ठीक है, लेकोलिथ, है ना, डायक, स्टॉक, तो ये सब सारे हम अभी पढ़ेंगे आगे। पहला है बैथोलिथ्स। तो बैथोलिथ क्या है? एक लार्ज बॉडी है, किससे बना हुआ है? मैग्मेटिक मटेरियल, मतलब मैग्मा का मटेरियल से बना हुआ है, और जो कूल हो चुका है एट ए डीपर डेप्थ ऑफ इन द क्रस्ट, और जिसके कारण ये लार्ज डोम्स का आकार डेवलप कर चुका है। इसकी कूलिंग हो चुकी है इन द डीपर डेप्थ ऑफ द क्रस्ट और लार्ज डोम्स का फॉर्म डेवलप कर लिया है। अब ये हमारे सरफेस पे कैसे अपीयर होगा? ये अपीयर होगा आफ्टर द डेनुडेशनल प्रोसेसेस।
डेनुडेशनल प्रोसेसेस क्या होता है? डेनुडेशन में क्या होता है कि वियरिंग अवे होता है अर्थ सरफेस का बाय, जैसे कि मूविंग वाटर, आइस, विंड्स, वेव्स। तो इससे क्या होता है, जो एलिवेशन है वो रिड्यूस होते रहता है। ठीक है, तो रिडक्शन हो जाता है इन द एलिवेशन, रिलीफ ऑफ लैंडफॉर्म्स एंड लैंडस्केप्स। तब ये धीरे धीरे जब ऐसा डेनुडेशनल प्रोसेस अकर करेगा तब ये हमारे सरफेस पे अपीयर हो सकेगा। डेनुडेशनल प्रोसेस के बाद ही होगा। ठीक है, मतलब ओवरलाइंग मटेरियल्स जब हट जाएंगे तब हमें ये अपीयर होगा सरफेस पर। तो ये बहुत बड़ा एरिया कवर करता है और इसका जो डेप्थ है वो सेवरल किलोमीटर्स में होता है। ये ग्रेनिटिक बॉडी है और पैथोलिथ जो है वो होता है, जो मैग्मा चैम्बर है उसका जो कूल्ड पोर्शन है, मैग्मा चैम्बर के ऊपर जो चीज ठंडा हो चुका है वो पोर्शन फॉर्म करता है, या उसको हम कहते हैं बैथोलिथ्स। तो अब जरा सा नज़र डालते हैं। ये देखिए बैथोलिथ, नीचे वाला पोर्शन सबसे नीचे है ना, वेरी लार्ज एरिया, कूल्ड एरिया। अब देखते हैं हम लोग लैकोलिथ्स। तो लैकोलिथ्स जो होता है वो लार्ज डोम शेप्ड बॉडीज है, इसका बेस लेवल्ड रहता है। ठीक है, और इस ये कनेक्टेड है बाय पाइप लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, पाइप लाइक कंड्यूट नीचे से फ्रॉम द बिलो, और ये रिजेंबल करता है सरफेस वोल्केनिक डोम्स ऑफ कंपोजिट वोल्केनो। कंपोजिट वोल्केनो का जो सरफेस वोल्केनिक जो डोम स्ट्रक्चर है उससे ये मिलता जुलता है। ये भी लोकेटेड होता है डीपर डेप्थ्स पे, गहराई में, है ना। और इस ये एक्ट करता है एज ए लोकलाइज्ड सोर्स ऑफ लावा, मतलब ये सोर्स ऑफ लावा की तरह भी एक्ट करता है। और जो जब भी इसको रास्ता मिलता है तो ये सरफेस पे आ जाता है। कर्नाटका प्लेटू जो है उसमें पाए जाते हैं डोमल हिल्स ऑफ ग्रेनाइट रॉक्स। इसमें से काफ़ी जो हैं वो एग्जांपल्स हैं लैकोलिथ्स और बैथोलिथ्स के। अब देखेंगे लेपोलिथ, पैल्कोलिथ एंड सील्स। जब लावा ऊपर की तरफ मूव करता है तो उसमें होता क्या है कि एक पोर्शन जो है उसका जो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है वो हो सकता है कि मूव कर जाए इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वर्टिकल ना जाके हॉरिजॉन्टल मूव कर जाए, क्योंकि हो सकता है उसे मिल जाए फाइंड ए वीक प्लेन। यदि उसे कमजोर प्लेन मिल जाता है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर जाता है, और उसके बाद हॉरिजॉन्टल मूव करने के बाद वो डिफरेंट फॉर्म से वहां पे जमा हो जाता है। ठीक है, तो अब डिपेंडिंग अपॉन द शेप, यदि ये सॉसर शेप या कनकेव टू द स्काई बॉडी वैसा शेप डेवलप करता है तो इसे हम कहते हैं लेपोलिथ। ठीक है, अब है कि एक वेवी मास ऑफ इंट्रूसिव रॉक्स जो हमें मिलता है एट द बेस ऑफ द सिंक्लाइन या फिर टॉप ऑफ एंटीक्लाइन। कहां पर? इन द फोल्डेड इग्नियस कंट्री। ठीक, तो ऐसे वेवी मटेरियल्स जो कि जिसके में एक कंड्यूट होता है, मतलब पाइप लाइक स्ट्रक्चर उसके साथ जुड़ा रहता है, और वो जुड़ा रहता है टू द सोर्स। सोर्स कहाँ पे होगा? जो मैग्मा चैम्बर्स है अब उसके उसके नीचे तो ये जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, जो कि बाद में सब्सिक्वेंटली डेवलप हो जाता है बैथोलिथ के तौर पे, तो इसको हम लोग कहेंगे फैल्कोलिथ्स। अब जो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स जो है उसके नज़दीक जो हॉरिजॉन्टल बॉडी है उसको हम लोग कहेंगे सिल या सीट। ये डिपेंड करेगा कि थिकनेस क्या है उसका। यदि थिकनेस कम है, थिन है वो, तब उसे हम कहेंगे सीट्स, और यदि थिक हॉरिजॉन्टल डिपॉजिट है तो कहेंगे हम लोग सिल्स। अब डाइक्स क्या होता है? तो लावा जो है अपना रास्ता बनाता है थ्रू क्रैक्स एंड फीचर्स जो हमारे लैंड में डेवलप्ड होता है, तो उसके थ्रू लावा अपना रास्ता बना लेता है। अब होता क्या है कि ये कभी कभी सॉलिडिफाई हो जाता है ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, ग्राउंड से परपेंडिकुलर स्थिति पे तो सीधा खड़ा वो सॉलिडिफाई हो जाता है, और उसी पोजीशन में ये ठंडा भी हो जाता है। तो ठंडा होने से क्या होता है कि एक वॉल लाइक स्ट्रक्चर बना देता है। इसी स्ट्रक्चर्स को हम लोग डाइक्स कहते हैं, और ये स्ट्रक्चर्स हमारे बहुत आम तौर पे पाया जाता है इन द इंट्रूसिव फॉल्स, जो हमारा वेस्टर्न महाराष्ट्र वाला एरिया है। ठीक है, ये
फीडर्स की तरह काम करता है फॉर द इरप्शंस, और जिसके कारण जो है हमारे डेक्कन ट्रैप्स का जो है डेवलपमेंट हुआ है। तो यहाँ पे चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो यदि आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ और रिलेटिव्स के साथ शेयर करिएगा, और हमारे चैनल पे यदि आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल नोटिफिकेशन आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आगे आने वाले सारे वीडियोस आपको तुरंत मिल जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।